क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अहमद भाई आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। शुक्रिया वागले साहब। ये हैं प्रगति क्रिएशंस की मालकिन। यूं समझ लीजिए बेटी है मेरी। नमस्ते। बैठिए। थैंक यू। बेटी, वागले साहब हमारे बड़े अजीज हैं और समझ लो कि हमारे घरेलू ताल्लुकात हैं इनसे। इसलिए तो इतना मुश्किल काम इतना आसान हो गया है। अरे भाई, वागले साहब के होते हुए कोई बड़ी बात ही नहीं है। और वागले साहब, प्रगति का काम करके मुझे बेहद खुशी हो रही है जिसे मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस काम में हमारी मदद की। आप सच कह रहे हैं अहमद भाई, मैंने तो आपकी दिलो जान से मदद की, लेकिन आपने एक बहुत जरूरी और अहम इंफॉर्मेशन को हमसे छुपाया। मैं समझा नहीं वागले साहब। अहमद भाई, आप मेरे कलीग हैं और आपकी बातों पर यकीन करके मैंने ये लोन सैंक्शन करने की सिफारिश भी की थी। मगर क्या वागले साहब? अहमद भाई, इतने बड़े लोन के लिए जो एप्लीकेशन की गई है उसमें जो जमीन की कीमत है वो बहुत कम है। यानी अहमद भाई, इस जमीन की कीमत है 1 रुपया और आप लोन मांग रहे हैं 3 रुपया। भला ये कैसे मुमकिन है? इतने बड़े लोन के लिए सिर्फ इस जमीन को मॉर्गेज नहीं रख सकते हम? मगर वागले साहब, मैंने तो अपना पर्सनल सिक्योरिटी बॉन्ड भी भर दिया था। हाँ अहमद भाई, लेकिन आपका ये पर्सनल बॉन्ड भी इस लोन को सैंक्शन नहीं करवा सकता। मगर क्यों? अहमद भाई, लोन की पेमेंट की मुद्दत है 5 साल और 2 साल बाद आप रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में आपका पर्सनल बॉन्ड भी तो इनवैलिड हो गया ना। तो क्या ये लोन? हाँ अहमद भाई, मुझे बेहद अफसोस है कि इतना बड़ा लोन हम इस जमीन के बदले नहीं दे सकते। मगर वागले साहब, इससे पहले तो आपने ऐसी बात नहीं की थी। अहमद भाई, ये गलती थी मेरी, लेकिन जब मैंने सारे कागजात स्टडी किए तब एक पॉइंट मेरे सामने आया और इतना बड़ा लोन सैंक्शन करना न तो मेरे अख्तियार में है और ना आप इसे रिपे करने की पोजीशन में। इसलिए एप्लीकेशन हाँ, कहिए, आगे कहिए। रिजेक्ट करने के सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। वागले साहब, लगता है हमारे यहाँ आने से पहले किसी ने कान भर दिए हैं आपको। अहमद भाई, आप जानते हैं मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूँ और किसी कान भरने से मैं अपनी ड्यूटी नहीं भूल सकता। अरे भूल गए आप अपनी ड्यूटी को, अपने फर्ज को। बिजनेस के सारे उसूलों को तोड़ दिया और जो जमीन की बात आप करते हैं ना, उसके सारे एग्रीमेंट के कागजात मैं आपको दे चुका हूँ। और लोन जो आपसे मांगा है वो जमीन की वैल्यू से ज्यादा नहीं बल्कि कम है वागले साहब। याद कह रहे हैं, हमने भी उस जमीन का असेसमेंट कराया है और हमारे ऑडिटर्स का भी यही कहना है कि ये लोन नहीं दिया जा सकता। अहमद भाई, ये लोन देना एक बड़ा रिस्क है और मैं ये रिस्क नहीं उठा सकता। मैं भी बैंक का मुलाजिम हूँ आपकी तरह। मगर वागले साहब, कोई उसूल होता है, जबान की कोई कीमत होती है और आपने तो उसूलों की धज्जियां उड़ा दी, जबान की कोई कीमत ही नहीं रखी। अहमद भाई, मुझे तो अफसोस हो रहा है कि आज तक मैं यहाँ क्यों नौकरी करता रहा। मुझे आज ही छोड़ देना चाहिए इस बैंक को। अहमद भाई, आप तो खामखा जज्बाती हो रहे हैं एक मामूली सी बात पर। ये आपके लिए मामूली सी बात होगी, मगर मेरे लिए तो बड़े शर्म की बात है, चुल्लू पर पानी में डूब मरने वाली बात है। देखिए अहमद भाई, हमारे आपको पुराने संबंध हैं और आप इन संबंधों को एक लड़की के लिए नहीं तोड़ सकते। वागले साहब, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि प्रगति मेरी बेटी सनोबर से कम नहीं है और मैंने कोई इल्लीगल बात नहीं की है, लेकिन इस मामले में आपका दोस्ताना रवैया नहीं रहा। आप कुछ भी कहें अहमद भाई, ये लोन आपको नहीं मिल सकता। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वागले साहब, मेरे आपसे जो संबंध है सो है, लेकिन इस बैंक से मेरा संबंध टूट गया। आपको मेरा इस्तीफा पहुंच जाएगा। चलो प्रगति। वागले साहब, आज आपने मेरे लोन की अर्जी को ठुकराया है, लेकिन मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि एक दिन आप मेरे पास आएंगे इसी बैंक में मेरा अकाउंट खुलवाने की दरख्वास्त लेकर। चलिए अहमद भाई। भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। हाँ ठाकुर साहब, मैं आपका सेवक वागले। बोलो वागले। प्रगति आई थी ठाकुर साहब, खाली आप लौटा दिया। शाबाश वागले, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुमने जो कहा वो कर दिखाया। तुम वाकई में मर्द आदमी हो। हम भी तुम्हें निराश नहीं करेंगे, तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे, ठीक है?
ओके। अहमद भाई, आपने ये क्यों किया? मेरी वजह से आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? बेटी, नौकरी नहीं छोड़ी मैंने, गुलामी छोड़ दी। एक जंजीर थी मेरे गले में, एक लानत थी वो नौकरी जिस पर अपने उसूलों का और अपनी खुददारी की कुर्बानी देनी पड़ती। झूठ के आगे सच को मरता हुआ देखना पड़ता। आप कुछ भी कहिए, मैं तो हमेशा अपने आप को गुनहगार समझती रहूंगी कि मेरी वजह से आपने नौकरी छोड़ दी। अरे नहीं बेटी, मैं तो खुश हूं कि तेरी वजह से दुनिया की असल तस्वीर देख ली मैंने। लोगों के असली चेहरे मेरे सामने आ गए, नेकी और बदी का पता चल गया और दोस्तों और दुश्मनों की तमीज हो गई मुझे। बेटी, तू इसके लिए अपने दिल को छोटा मत कर। अरे ये नौकरी कोई मजबूरी तो थी नहीं हमारी, ये तो शौकिया तौर पे नौकरी करते थे। वैसे अल्लाह का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, आराम से गुजर बसर हो जाएगा। जिंदगी के तजुर्बों में से एक और तजुर्बा, जब भी कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, उसके रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। सच कह रही हो सनोबर, बस्ती बसाने में काफी टाइम लगता है, मगर उसे उजाड़ने के लिए पल भर ही काफी होता है। सनोबर, प्रगति ने जिस नेक काम की शुरुआत की है उसमें मुश्किलें तो हजार होंगी, मगर जब ये प्रगति क्रिएशंस का पौधा पेड़ बन जाएगा तब इसकी छांव में हजारों लोग को आराम मिलेगा। और हाँ, इसका फल भी बहुत मीठा होगा। अब बात सच कह रहा है बेटी, तू फिक्र मत कर। अरे एक दरवाजा बंद हो जाता है तो 70 दरवाजे खुलते हैं। और फिर ये लड़ाई तू अकेले तो नहीं लड़ रही है, हम सब हैं ना तेरे साथ। और भाई, प्रगति क्रिएशंस में मार्केटिंग ऑफिसर की जगह तो होगी। अगर नौकरी ही करनी तो मैं तुम्हारी नौकरी कर लूंगा। क्या कह रहे हैं आप अहमद भाई? प्रगति क्रिएशंस तो 1000 जान से फिदा है आप पर। अच्छा भाई, ये सब छोड़ो और सोचो आगे क्या करना है। अब ठीक है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। मुश्किलों को आसान करना मैंने सीख लिया है। प्रगति क्रिएशन, उसका ये सपना हमने चूर चूर कर दिया। उसे बैंक लोन नहीं मिला, मगर इसमें उसका सबसे बड़ा मददगार अहमद, उसे भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन ठाकुर साहब, अगर बैंक ने उसे लोन नहीं दिया तो इसका मतलब क्या उसे कहीं और से पैसा नहीं मिलेगा? अधिकारी ने ठीक कहा ठाकुर साहब, प्रगति ने अपना जाल अदरक के पंजों की तरह फैला दिया है और उसके मिलने वालों में पैसे वालों की कोई कमी नहीं। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उसे फाइनेंस देने के लिए भी तैयार होंगे। हाँ बाबूजी, ये सब ठीक कहते हैं। प्रगति बहुत चालाक हो गई है। वो अपनी मजबूरी की कहानी सुना सुनाकर लोगों की हमदर्दी हासिल करती है। नो, वो लोग उसकी मजबूरियों की कहानियां सुनते नहीं, बल्कि उसकी जवानी और हुस्न पर फिदा होकर उसकी मदद करते हैं। वो क्या कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। कदम गिन गिन के रखते हैं, कमर बल खा ही जाती है। अधिकारी साहब, आप शायद ये भूल रहे हैं कि बाजारे हुस्न में कीमत लगाना अलग बात है, मगर बिजनेस में ये बात लागू नहीं। और फिर ये मामला लाखों का है और कोई इतनी बड़ी रकम किसी की अदाओं पर फिदा होकर नहीं लगा देगा। वाह ठाकुर साहब वाह, क्या बात कही है आपने। लेकिन ठाकुर साहब, प्रगति ने इस शहर में अपनी एक शाख बना ली है, इसलिए उसे फाइनेंस मिलने में किसी किस्म की कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ग्रोवर, इस शहर में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी पूंजीपति हैं, वे सब हमारे दोस्त हैं। हम उन्हें कांटेक्ट करेंगे और उन्हें मजबूर करेंगे
कि वो किसी भी हालत में प्रगति क्रिएशन को रुपया ना दे। लेकिन ठाकुर साहब, क्या ये लोग हमारी बात मान लेंगे? भाई क्यों नहीं मानेंगे? मैं पूछता हूं कि वो लोग क्यों नहीं मानेंगे? आखिर हम लोग भी असर वाले लोग हैं, और फिर हमारे साथ अधिकारी साहब हैं जिनसे शहर के सभी पूंजीपतियों को दिन रात काम रहता है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, और इसके बावजूद भी कोई हमारी बात नहीं माना। तो हमारे पास है मेरा दोस्त भूपेंद्र। जहां मोहब्बत और दोस्ती काम नहीं आती है, वहां मैं समझ गया ठाकुर साहब, बिल्कुल समझ गया। बस तो अपने असर का जाल इतना गहरा कर दो, प्रगति जहां भी जाए उसके हाथ आए मायूसी। मेरे दोस्तों, अगर प्रगति अपने मकसद में कामयाब हो गई तो उसका अगला कदम होगा हमारी बर्बादी, हमारी तबाही। इससे पहले कि वो हमारी तबाही करे, हमें उसे बर्बाद करना, हर हालत में, हर कीमत पे। ईसा भाई, मूसा भाई, आदाब। सीती रहो बेटी। भाई हम ये देखकर हैरान हैं कि इस चांद के यहाँ होते हुए इतना अंधेरा क्यों था? ईसा भाई, ग्रहण लग गया है चांद को। ये तो क्या कह रही है बेटी? मैं सच कह रही हूँ। हमने बड़ी मेहनत से प्रगति क्रिएशंस की बुनियाद डाल तो ली है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दुश्मन उसे जड़ों से उखाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बैंक ने हमें लोन देने से इनकार किया है, अहमद भाई ने नौकरी छोड़ दी है, और जिन जिन फाइनेंसर्स के पास मैं जाती हूँ उन्हें मेरे बारे में पता नहीं कैसे मालूमात मिल जाती है और मुझे पैसे देने से इनकार करते हैं। ईसा भाई, मुझे लगता है कि प्रगति क्रिएशंस एक ख्वाब बनकर रह जाएगा हमारे लिए। ना तो फैक्ट्री बनेगी और ना ही ये ख्वाब पूरा होगा। मुझे लगता है कि ये जमीन हमें वापस दुर्गा प्रसाद जी को दे देना चाहिए। बेटी, अल्लाह की जात से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह हमेशा सब्र करने वालों का ही साथ देता है। लेकिन ईसा भाई, सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। उम्मीद तो जिंदगी के साथ चलती है। आस और उम्मीद जिंदगी खत्म होने के साथ ही खत्म होती है। ईसा भाई 16 आने सच कहते हैं, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। और हाँ बेटी, इन्हें रख। ईसा भाई, ये क्या? कुछ नहीं, अपनी मशीनें और दुकान गिरवी रखे हैं। आपने मेरे लिए अपनी मशीनें और दुकान गिरवी रखी हैं? अरे तो क्या हुआ, गिरवी रखे हैं ना, बेचे तो नहीं है। वक्त आएगा तो छुड़वा भी लेंगे। लेकिन नहीं, बस अब कुछ नहीं। मैं जानता हूं तुम्हारे इस काम के लिए ये रकम बहुत छोटी है, लेकिन इससे तुम अपने काम की शुरुआत तो कर सकती हो ना। भाई वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। और जो काम नेक दिली से शुरू हो वो अपने अंजाम तक जरूर पहुंचता है। क्यों भाई मूसा? ईसा भाई 16 आने सच कहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर काम की शुरुआत नहीं होगी तो काम अंजाम तक कैसे पहुंचेगा? मैं तो सचमुच मायूस थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था मुझे, और आप दोनों एक रोशनी की किरण बनकर आए हैं। अब मैं मायूस नहीं हूं।
और हाँ, हम बहुत ही जल्द इस काम पर लग जाएंगे। बेटी, जिंदगी चलने का नाम है, रुकने का नहीं। ईसा भाई 16 आने सच कहते हैं। कहाँ जा रहे हो भैया? जनाब मोदी साहब से मिलने जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम है। मगर डॉक्टर ने आराम के लिए कहा है ना। रूपा, तू इन डॉक्टरों को अच्छी तरह से जानती है, उनका तो बस यही काम है, कहते हैं आराम करो, मगर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। भैया तुम ठीक नहीं हो, अभी भी कमजोरी बाकी है। रूपा, कमजोरी बिस्तर पर लेटे रहने से आती है, चलने फिरने से कमजोरी दूर हो जाती है। वो सब ठीक है भैया, लेकिन ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा मोदी साहब से? दरअसल प्रगति आजकल बहुत परेशानी में है। बैंक ने उसकी लोन की अर्जी को नामंजूर कर दिया है। इतना ही नहीं, इस शहर में ऐसा कोई फाइनेंसर नहीं है जो उसे फाइनेंस देने के लिए राजी हो। ये सब उस ठाकुर की वजह से हो रहा है। वो नहीं चाहता है कि प्रगति आगे बढ़े, तरक्की करे। ऐसे में मेरा फर्ज बनता है कि मैं प्रगति की मदद करूं। भैया तुम उसकी मदद जरूर करो, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है ना। माय डियर सिस्टर, इसीलिए तो मैं मोदी साहब के पास जा रहा हूं। अगर वो चाहे ना तो इस प्रॉब्लम को 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन भैया वहाँ जाने की जरूरत क्या है? ये बात तो तुम टेलीफोन पर भी कर सकते हो। नहीं रुको, ये पैसों का मामला है, और वो भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं, बहुत बड़ी रकम है। इस काम के लिए मुझे खुद जाना पड़ेगा। लेकिन भैया तुम्हें यकीन है कि मोदी साहब ये काम कर देंगे? हाँ, मोदी साहब बहुत ही अच्छे और नेक इंसान हैं, बहुत बड़ा दिल है उनका। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बात सुन लेने के बाद वो प्रगति की मदद जरूर करेंगे। लेकिन भैया अब लेकिन कुछ नहीं। अगर मैं तेरी बातें सुनने बैठ गया ना तो 1.5 महीने तक इधर ही खड़ा रहूंगा। मैं जा रहा हूँ। तो जाइए ना, किसने रोका है? भगवान, जिस काम के लिए मेरे भैया आज गए हैं ना, वो हो जाए। पापा, भाई अब बहुत इंतजार हो चुका, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मोदी साहब, हुआ क्या है आखिर? अब होने में क्या कसर बाकी है? इतने दिनों से तुम्हें कहा है कि तुम्हारे अंकल और आंटी को मेरे पास भेज दो। मगर क्यों पापा? अरे भाई, शादी की तारीख पक्की करनी है। देखो मेरी बेटी शर्मा गई। अनिल, अब इस बारे में और देर नहीं होनी चाहिए। जी मोदी साहब, मैं कह दूंगा चाचा और चाची से। और वो राजेश अभी तक ड्यूटी पे नहीं आया, उसकी वजह से ऑफिस के काम का पूरा बोझ मेरे कंधे पर पड़ रहा है। दरअसल मोदी साहब, राजेश को मैंने ही सलाह दी थी कि वो घर पे कुछ दिन आराम कर ले। पापा, आप भी कमाल करते हैं। अनिल है कि राजेश से कहते हैं कि वो आराम करे, और आप है कि उन्हें कोलू के बैल की तरह फिर से काम पर लगाना चाहिए। मैंने वो कब कहा? वो जितने दिन चाहे आराम कर सकता है, मुझे कोई इतराज नहीं। वैसे मैं आज राजेश के घर जाऊंगा उसकी तबीयत का हाल पूछने। ये क्या पापा, आप अकेले जाएंगे? अरे नहीं, तुम चाहो तो तुम भी चलो मेरे साथ। मोदी साहब, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। हाँ, आप मेरी तरफ से भी राजेश की खैरियत के बारे में पूछ लीजिएगा। अच्छा, सिर्फ तुम्हारी तरफ से या तुम्हारे तमाम दोस्तों की तरफ से भी खैरियत पूछ लूं? आप मेरी बात को मजाक में उड़ा रहे हैं? अरे भाई, तुमसे मजाक करके हमें क्या मरना है? गलती की मैंने, अब कभी आपसे राजेश के बारे में नहीं पूछूंगी। ओ राजेश, आओ आओ। नमस्ते मोदी साहब। नमस्ते। हेलो वीना। हेलो। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी अभी मैं और तुम्हारी आंटी तुम्हारी बात कर रहे थे। खैर, तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये क्या पापा, घर मेहमान से इस तरह बात की जाती है? अरे मैंने तो वही कहा जो अनिल कहने वाला था। खैर, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। राजेश, वेलकम, आइए बैठिए। बैठो। अब बताओ, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मोदी साहब, पहले से बहुत बेहतर। राजेश बाबू, ऑफिस की फिक्र मत कीजिएगा, सेहत आपकी ठीक हो जाए तब आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। हाँ राजेश, मैं भी तुमको यही एडवाइस दूंगा। हाँ, मैं भी यही तो कहने वाला था।
दरअसल मोदी साहब मैं यहाँ किसी खास काम से आया हूँ। खास काम? कोई प्राइवेट बात है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मोदी साहब। तो फिर कह दो। प्रगति के तो आप जानते हैं, दुर्गा प्रसाद जी ने प्रगति क्रिएशंस के लिए प्रगति को एक प्लॉट दिया है। हाँ, ये सुना था मैं। प्रगति उस प्लॉट पर एक फैक्ट्री बनाना चाहती है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। दरअसल मोदी साहब, उस फैक्ट्री को बनाने के लिए जिन पैसों की जरूरत थी, प्रगति ने उन पैसों के लिए अहमद भाई के बैंक में एक लोन का एप्लीकेशन दिया था, मगर उसके दुश्मनों के कहने पर बैंक ने उसके लोन को नामंजूर कर दिया। अहमद भाई के होते हुए भी? जी हाँ मोदी साहब, अहमद भाई ने नाराज होकर बैंक की नौकरी छोड़ दी। ये तो मुझे मालूम नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रगति ने और भी फाइनेंस एजेंसी से लोन मांगने की कोशिश की थी, मगर क्या? मगर हर जगह उसके दुश्मन पहुंच गए और उसका लोन पास नहीं होने दिया। देखो राजेश, प्रगति के दुश्मन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और प्रगति का भगवान उसके साथ है। क्यों, मैंने कुछ गलत कह दिया? राजेश, तुम क्यों खामोश हो गए? मोदी साहब, दरअसल मैं सोच रहा था अगर इस प्रोजेक्ट को आप फाइनेंस कर देते तो, हालांकि ये रकम बहुत बड़ी है। अरे इसमें चिंता की क्या बात है? हमारे घर में कुबेर का खजाना जो है दोनों हाथों से लुटा देंगे। ये क्या मम्मी, आप क्या कह रही हैं? लो, ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। बिंदु, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। अगर किसी को मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता तो नहीं बोलूंगी, लुटा दो सारी दौलत। बिंदु, ये दौलत लुटा देने वाली बात कहाँ से आ गई? और वैसे भी मैंने कमाई ये दौलत, मैं चाहे लुटा दूं। कमाई चाहे आपने हो, लेकिन पति की दौलत पर पत्नी का भी अधिकार होता है। क्यों मीना बेटी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं मम्मी, आपने सच कहा। अगर आप मीना बेटी के लिए सारी दौलत लुटा भी दे तो मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। देखो बिंदु, मेरे लिए जैसी मीना है वैसी ही प्रगति है। लो, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। अरे मीना बेटी है आपकी, पूछ सकती हूँ प्रगति से क्या रिश्ता है आपका? मोदी साहब। नो राजेश, तुम्हारी आंटी ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, कम से कम मुझे उसका सही जवाब तो देने दो। पूछो, क्या पूछना है? हाँ, ये बार बार पूछूंगी कि प्रगति से क्या रिश्ता है आपका। अब बताओ, मीना से तुम्हारा क्या रिश्ता है? अरे बेटी है वो मेरी। तुमने जन्म दिया है उसे? जन्म नहीं दिया तो सुनो, मीना पहले मेरी बेटी थी, मैंने तुमसे शादी की और तुम्हें पत्नी बनाया, तो पति की बेटी पत्नी की बेटी होगी। अब प्रगति से भी रिश्ता सुन लो। मीना मेरी बेटी है और राजेश उसका दोस्त, ऐसा दोस्त जिसके लिए मीना अपनी दौलत तो क्या अपनी जान भी दे सकती। गलत कहा मैंने बेटी? नहीं डैडी, बिल्कुल सच कहा आपने। तो राजेश मीना का दोस्त है और प्रगति राजेश की दोस्त, ऐसी दोस्त जिसके लिए राजेश भी अपनी जान दे सकता है। गलत कहा मैंने? ये भी सच कहा आपने। तो राजेश मीना का दोस्त है और प्रगति राजेश की दोस्त है, इस नाते से प्रगति मीना की भी दोस्त होगी। और चूंकि मैं मीना का बाप हूं, मेरी बेटी की दोस्त मेरी बेटी के समान है। अब आया रिश्ता समझ में? ये रिश्तों की अटकलें, ये नाक को उल्टे हाथ से पकड़ना मेरी समझ में नहीं आया। बिंदु, ये रिश्ते अगर तुम्हें पहले समझ में आते तो ये बात तुम कभी नहीं कहती। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और आज फिर से कह रहा हूं, मेरा बिजनेस और मेरी बेटी के मामले में अपना मुंह हमेशा बंद रखना। मुंह बंद, कान बंद और आंख भी बंद कर लूंगी। जो जी में आए वही करिए। पापा, I love you. You're great, पापा। थैंक यू, थैंक यू। तो राजेश, मेरे कहने का मतलब तुम समझ गए होंगे। ये प्रपोजल मुझे मंजूर है
मैं इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करूंगा। तुम प्रगति बेटी को लेकर मेरे पास आ जाओ। मगर मोदी साहब। अरे राजेश, तुम भी किसकी बातों में आ गए? उसे तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। मीना बेटी, तुम समझाओ राजेश को। राजेश बाबू, जैसा पापा कहते हैं वैसा ही कीजिए। आप प्रगति को लेकर पापा के पास आ जाइए और ये समझिए कि जो आपकी चिंता वही हमारी चिंता। क्यों पापा? हाँ, अरे इसमें तो कोई भी शक नहीं है। वी आर विथ यू। अगर ये बात है मोदी साहब, तो ये खुशखबरी मैं जाकर अभी प्रगति को सुनाता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन खुशखबरी सुनाते सुनाते वहीं पर मत रुक जाना, उसे यहाँ ले आना। अरे शर्मा गया। बेटा रंजीत, तू मोदी साहब के यहाँ नौकरी तो कर रहा है, मगर कोई बात नहीं बन रही है। तो बस अपनी नौकरी तक ही सीमित रह गया है। राजेश पे चोरी का इल्जाम तो लगा, मगर मोदी साहब खुद जाकर उसे मना ले, और इसका मतलब ये हुआ कि उसका पोजीशन उस घर में और ज्यादा अच्छी हो गई। माँ, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया हूँ। कोई ऐसी तरकीब मेरे हाथ में आ ही नहीं रही है जिससे कि मेरे दुश्मनों की पोजीशन खराब हो जाए और मेरी पोजीशन उस घर में स्ट्रांग हो जाए। आंटी। अरे बिंदु, तू कैसे याद आ गई हम गरीबों की? नहीं शालिनी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है कि तुम खबर ही नहीं लेती हमारी? अब तुझे क्या बताऊं शालिनी कि उस घर में क्या हो रहा है। अच्छा, इधर बैठ। अब बता, क्या हो रहा है? अनर्थ हो रहा है। और क्या? अनर्थ? क्या मतलब है तुम्हारा? देख शालिनी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या जादू कर रखा है मीना पर उस अनिल और राजेश ने कि उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तू साफ साफ बताएगी भी या सिर्फ पहेलियां ही बुझाती रहेगी? तुझे पता है ना कि मीना की शादी तो हो रही है अनिल से, पर राजेश से जो उसका संबंध है वो मेरी समझ में नहीं आया। बिंदु, आजकल ये मॉडर्न लड़कियां हैं ना, तो प्यार तो करती है किसी और से और शादी करती है किसी और से, और प्यार भी ऐसा कि वो उसके लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। क्या कह रही है तू? मैं नहीं कह रही, मेरे पतिदेव कह रहे थे। मोदी साहब ने क्या कहा? बेटा रंजीत, कल राजेश आया था हमारे घर। पता है, प्रगति नाम की किसी लड़की से वो प्यार करने लगा है। ओह, जानता हूं उसे अच्छी तरीके से। माँ, ये प्रगति ठाकुर साहब के गांव की रहने वाली है। अब वो फैक्ट्री लगाने जा रही है। इसके लिए उसने एक बैंक से लोन मांगा था, मगर राजेश का कहना है कि उसके दुश्मनों ने प्रगति का ये काम नहीं होने दिया। अब राजेश के कहने पर मोदी साहब उसे फाइनेंस दे रहे हैं। उस लड़की को। हाँ माँ, तुम नहीं जानती ये प्रगति जो है कितनी तेज और चालाक है। रिश्ते जोड़ने में तो इसका कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता। शालिनी, ये मामला हजारों का नहीं लाखों का है। इसका मतलब राजेश मोदी साहब की दौलत पे डाका डाल रहा है, और मोदी साहब कैसे हैं कि अपनी सारी दौलत लुटा रहे हैं गैरों पे? तुम उनको कुछ नहीं कहती? अरे उस घर में मेरी बात कौन सुनता है? आंटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोदी साहब फाइनेंस देने के लिए तैयार हो गए हैं प्रगति को? बिल्कुल तैयार हो गए। मोदी साहब सबकी बात टाल सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी की बात नहीं टाल सकते। इसका मतलब मीना की भी रजामंदी है इसमें? पूरी रजामंदी है मीना की। मीना उस राजेश के लिए दौलत तो क्या, अपनी जान भी लुटा सकती है। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि राजेश उस घर में दिन दहाड़े डाका डाल रहा है और मीना उसका साथ दे रही है। माँ, अगर इन दोनों को सही समय पर नहीं रोका गया तो ये दोनों इस घर को बेचकर खा जाएंगे। मगर उन्हें रोकेगा कौन? आंटी, अगर बाढ़ आने से पहले बांध नहीं बांधा गया, सब कुछ बह जाएगा। बेटा रंजीत, तू कुछ कर, हम इस मुसीबत से बचा ली। मैं क्या कर सकता हूँ आंटी इसमें? हाँ बेटा, अब तू ही कुछ कर। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। तू क्या करेगा रंजीत? माँ, अब आंटी को बचाना है, उनकी दौलत को बचाना है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। हाँ बेटा, ऐसे समय में बिंदु के काम हम नहीं आएंगे तो भला कौन आएगा? अच्छा माँ, मैं चलता हूँ।
तो कितनी खुश नसीब है कि रंजीत जैसा होनहार बेटा है तेरा। और मुझे देख, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। ना तो मैं मोदी साहब की पत्नी ही बन सकी, ना ही मीना की माँ बन सकी। शालिनी, तूने आज तक उस घर में अपनी जगह नहीं बना पाई। तू हमेशा अपने आप को मोदी साहब की दूसरी बीबी और मीना की सौतेली माँ समझती रही। हाँ, ये गलती तो की मैंने। चल कोई बात नहीं, गलती हो गई तो हो गई, अभी भी वक्त है, सुधार ले। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते रंजीत। नमस्ते विनोद साहब। नमस्ते रंजीत। कैसे हो रंजीत? जी आपका आशीर्वाद। क्या खबर लाए हो? खबर तो जरूर लाए हो ठाकुर साहब, और खबर काफी खुशी की भी है। क्या बात है भाई? क्या तुम्हारी शादी की खबर है? ठाकुर साहब, अगर मैं शादी करता तो इनविटेशन कार्ड अपने साथ लेकर आता। ये खबर प्रगति के बारे में है। क्या खबर है प्रगति के बारे में? विनोद साहब, प्रगति फैक्ट्री बनाने वाली है। रंजीत, ये खबर तो बहुत बासी हो चुकी है। हमने बैंक से उसका लोन रिजेक्ट करवाकर उसके फैक्ट्री बनाने के सभी मंसूबों पर पानी फेर दिया। ठाकुर साहब, अब जिस खबर को पुरानी और बासी कह रहे हैं, वो खबर अभी भी इतनी ताजी है जिसे सुनकर प्रगति के दुश्मनों के चेहरे मुरझा जाएंगे। रंजीत, जो बात भी कहनी है जरा खुलकर कहो। ठाकुर साहब, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि मोदी साहब प्रगति को फैक्ट्री बनाने के लिए फाइनेंस दे रहे हैं। क्या मोदी साहब फाइनेंस कर रहे हैं? मगर ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई रंजीत? खुद मोदी साहब की बीवी ने मुझे ये बात बताई। कल राजेश प्रगति को लेकर मोदी साहब के ऑफिस जा रहा है, और अगर कहीं ऐसा हो गया तो प्रगति का सपना साकार हो जाएगा ठाकुर साहब। तो ये बात है। रंजीत, तुमने मुझे ये खबर सुनाकर मेरे तन बदन में आग तो लगा दी, मगर इस खबर से तुमने मुझे चौकन्ना भी कर दिया। जानते हो रंजीत, ये रकम हजारों में नहीं लाखों में है। मैं अच्छी तरह जानता हूं ठाकुर साहब, लेकिन आप शायद एक बात नहीं जानते कि राजेश भी मोदी साहब के लिए लाखों में एक है, और राजेश के कहने पर मोदी साहब अपनी सारी दौलत लुटा सकते हैं। अच्छा, तो राजेश मोदी साहब का इतना चहेता हो गया? बाबूजी, इसमें राजेश का कोई भी कमाल नहीं है। ये जादू उस प्रगति का ही है। तुम सच कह रहे हो बेटे? वो सचमुच जादूगरनी है। अच्छा ठाकुर साहब, तो मैं चलूं? रंजीत, इसी तरह समय समय पर हमें खबर पहुंचाते रहा करो। मैं आपको एक एक पल की खबर देता रहूंगा ठाकुर साहब। चलता हूं। ठीक है। बाबूजी, प्रगति की फैक्ट्री बन जाने के बाद उसकी हैसियत हमारे बराबर की ना सही, मगर वो हमारे सामने आने के लायक तो हो जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो बेटे। एक नौकरानी की बेटी फैक्ट्री की मालकिन बन जाए, ये हमारे लिए शर्म की बात है। बाबूजी, आज एक फैक्ट्री बनेगी, कल दूसरी बनेगी, तीसरी परसों बनेगी। एक भी नहीं बनेगी। फैक्ट्री मैं नहीं बनने दूंगा, और किसी भी कीमत पर नहीं बनने दूंगा। ठाकुर साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो ये कि बैंक ने उसका लोन रिजेक्ट कर दिया है और उसका फैक्ट्री बनाने का मंसूबा मिट्टी में मिल गया। उसका मंसूबा मिट्टी में नहीं मिला है। प्रगति फैक्ट्री बना लेगी अधिकारी, और हम दोनों बैठे बैठे एक दूसरे का मुंह देखते रहेंगे। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं अधिकारी। अब प्रगति का नया शिकार है वो मोदी। वो उसे फाइनेंस कर रहा है,
मोदी उसे फाइनेंस कर रहा है? क्यों नहीं कर सकता? मोदी की हैसियत नहीं है? नहीं, हैसियत है, बिल्कुल है। वो ऐसी 20 फैक्ट्री फाइनेंस कर सकता है। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूं हुजूर, वो ये कि प्रगति चीज क्या है जिसका हम पीछा कर रहे हैं और वो हमारे हाथ में नहीं आ रही है? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हा? फिर तो प्रगति हमारे सामने सर उठाकर आएगी और हमें नजरें झुकाकर उसको देखना पड़ेगा। अधिकारी! तो ठाकुर साहब, आप ही कुछ कीजिए ना। हमने कुछ सोचा है उसके लिए। क्या सोचा? हमने सोचा है कि हम उसकी फैक्ट्री को फाइनेंस करें। आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? या तो मेरा दिमाग खराब हो गया या फिर आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। हाँ। अधिकारी, तुम्हारा दिमाग एकदम दुरुस्त है, सिर्फ इस वक्त तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे हो। तो फिर आप ही समझा दीजिए। प्रगति के मामले में हमने अभी तक जोश से काम लिया है, होश से नहीं। यानी होश से काम लेने का मतलब है कि हम उसे फाइनेंस करें। आप यही कहना चाहते हैं ना? हाँ, तुमने सुना होगा, बल्कि देखा भी होगा कि देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। आपकी बात सही है, 100% सही है। लेकिन हम अपना हाथ ऊपर क्यों रखें? जरा ये बताइए। इसलिए कि हम उसका हाथ दबा सकें और ये प्रपोजल लेके तुम जाओ। ये क्या कह रहे हैं हुजूर? मैं करूंगा? आप तो जानते हैं कि वो मेरे होटल में आई थी और मैंने उसकी वो इज्जत लूटने की कोशिश की थी, और फिर वो हमसे फाइनेंस क्यों लेगी? हम तो उसके बहुत बड़े दुश्मन हुए ना। अधिकारी, तुम ठीक कह रहे हो। हमें एक ऐसे आदमी की तलाश करनी है जिस पर प्रगति विश्वास कर सके। हाँ, ऐसा आदमी है ठाकुर साहब मेरे पास, जो मेरे यहां टेम्परेरी काम करता है और उसे मैं 2000 रुपए तनख्वाह देता हूं। अगर आप उसे अपनी कंपनी में काम दे दें, मेरा मतलब है 2000 की जगह उसकी पगार 5000 कर दें, तो वो जोश में आ जाएगा और लालच में जो आप कहेंगे बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से काम करेगा। अधिकारी, तुम्हारी बात में दम है। तुम उस आदमी को कल ही मेरे पास भेज दो। बिल्कुल, जरूर भेज देता हूं। क्या नाम बताया तुमने उसका? धर्मेश त्रिपाठी। धर्मेश त्रिपाठी। क्यों त्रिपाठी जी, लंच टाइम हो गया, खाना नहीं खाना है क्या? मान थोड़ा सा काम बचा, उसके बाद चलता हूँ। आपको तो बस सारा दिन काम ही काम। क्या करूं यार, खाना भी तो नहीं आया अभी तक। अच्छा अच्छा, लीजिए आपका खाना भी आ गया। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। हाँ सरोज, मैं तो समझा था आज खाली पेट ही रहना पड़ेगा मुझे। हालात तो कुछ ऐसे ही हैं। सब्जी तो जैसे तैसे बना ली है मैंने, मगर आटा खत्म हो गया है, रोटी नहीं है। पाव ले आई हूँ मैं। सरोज, आखिर कब तक हालात से समझौता करते रहेंगे? इसे आप समझौता कहते हैं? ये तो लड़ाई है, लड़ाई। लड़ पाएंगे हम लोग? जब तक शरीर में जान है, लड़ना तो पड़ेगा ही। क्या बात है, परेशान लग रही हो? परेशानी की तो बात है, गीता की टीचर ने कहला भेजा है कि अगर 2 दिन के अंदर फीस नहीं भरी गई तो स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। अब तो हर हमारे हथौड़े के समान लगती है। क्या करूं? कान भी तो बंद नहीं कर सकते। कोई दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते आप? इतनी थोड़ी सी तनख्वाह में तो गुजर करना मुश्किल हो गया है। मुश्किल से ही सरोज गुजारा हो तो जाता है। 2 वक्त की ना से ही 1 वक्त की रोटी तो मिल जाती है हमें। वो तो है। फिर तुम नहीं जानती आजकल नई नौकरी मिलना कितना मुश्किल है। त्रिपाठी, आपको साहब ने बुलाया। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूं। सरोज, तुम यहीं बैठो, मैं भी मिलकर आता हूं। मैं आई कम इन सर? आओ त्रिपाठी आओ,
आपने मुझे बुलाया सर? हाँ त्रिपाठी, बैठो। जी सर। अरे इसमें हैरानी की क्या बात है, मैंने कहा ना बैठो, आओ बैठो। थैंक यू सर। त्रिपाठी, मैंने इस ऑफिस में बहुत कोशिश की कि तुम्हारी नौकरी परमानेंट हो जाए, लेकिन मुझे अफसोस है कि बात बनी नहीं। थोड़ी कोशिश और कीजिए सर, मेरी बड़ी मजबूरियां हैं, बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरी। बैठ जाओ। मैं जानता हूं त्रिपाठी कि तुम एक नेक, शरीफ और ईमानदार आदमी हो, लेकिन मुझे जो कुछ करना था मैंने यहां कर दिया, लेकिन बात बनी नहीं। आगे तुम्हारी किस्मत। हाँ, एक जगह मैंने बात की है। क्या? नौकरी भी बहुत अच्छी है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, कुछ 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? त्रिपाठी, वो नौकरी तुम्हें मिल सकती है। सर, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे बैठो यार, बार बार खड़े हो जाते हो तुम, बैठ जाओ। देखो, ये एक फाइनेंस कंपनी है जिसमें मैनेजर की पोस्ट है, लेकिन काम बहुत। काम के लिए आप मेरी बिल्कुल परवाह मत कीजिए सर। हाँ, देखो त्रिपाठी, ये एक प्राइवेट कंसर्न है, मालिक का नाम है ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। कुछ अलग ही किस्म का आदमी है, ना सुनने का आदि नहीं है, जो भी काम कहेगा तुम्हें करना पड़ेगा। सर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं उन्हें शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं दूंगा, जी तोड़ के मेहनत करूंगा, दिन को दिन नहीं समझूंगा, रात को रात नहीं समझूंगा। ये बात है तो समझो तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं कल ही जाकर उनसे मिल लेता हूं। कल? कल क्यों? आज ही मिल लो जाके उनसे, हो सकता है तुम्हें आज से ही काम पे रख लें। सर, मगर यहाँ का काम। अरे यहाँ का काम भूल जाओ यार, बाल बच्चे वाले आदमी हो। हाँ, मैं उनका कार्ड तुम्हें दे देता हूं, तुम जाके उनसे मिल लो। हाँ, ये रहा उनका कार्ड। हाँ, और जाके मिल लो, जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट, शाबाश। सरोज, सरोज, तो खुशी की खबर है। क्या खबर है? अभी अभी तुम कह रही थी एक नई नौकरी ढूंढ लो। तो? अरे तुम्हारी जुबान में सरस्वती है सरोज, भगवान ने हमारी सुन ली। मगर पूरी बात तो बताइए। अरे अधिकारी साहब ने मुझे नई नौकरी के लिए भेजा है, भगवान ने चाहा तो नौकरी मिल जाएगी मुझे। और ये कहा? अरे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि भूल जाओ इस नौकरी को। क्या वो नौकरी मिल जाएगी तुम्हें? उन्होंने तो ऐसा ही कहा सरोज। तनख्वाह कितनी मिलेगी? ओ सरोज, मेरा दिल धक धक कर रहा है, पहले मुझे नौकरी पर जाने तो दो, उसके बाद तनख्वाह भी बता दूंगा तुम्हें। ठीक है, अब मैं नहीं पूछूंगी। वैसे भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि औरत की उम्र मर्द की तनख्वाह के बारे में नहीं पूछना चाहिए। सरोज, ये कहावत पुरानी मर्दों और औरतों के लिए है, हम जैसे मियाँ बीवी के लिए नहीं। ना तो तुम्हारी उम्र छुपी है मुझसे और ना ही मैं तनख्वाह छुपाऊंगा तुम्हें। नहीं, मुझे बड़ी देर हो रही है, मैं जाता हूँ। ओके? अरे बाद में खा लूंगा खाना। आ गए भैया ऑफिस से? भैया ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? हाँ भैया, मोदी साहब ने क्या कहा? वो प्रगति के फाइनेंस के बारे में क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या? मोदी साहब ने कुछ तो कहा होगा। रूपा, मोदी साहब प्रगति को उसकी फैक्ट्री बनाने के लिए लोन देने के लिए तैयार हो गए। ओह नो। क्या? हाँ, मोदी साहब प्रगति को लोन देने के लिए तैयार हो गए हैं। इतना ही नहीं, कल उन्होंने मुझे और प्रगति को अपने घर भी बुलाया है। भैया ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन कल क्यों, आज क्यों नहीं? अरे आज कैसे जा सकते हैं? नहीं, तुम आज ही जाओ। मैंने कहा ना आज नहीं जा सकते। मैंने कहा ना तुम आज ही जाओ। अरे लेकिन तू आज जाने की इतनी जिद क्यों कर रही है? क्योंकि कल और आज के बीच में एक रात है। एक रात है तो क्या हुआ? और ये रात बहुत लंबी होने वाली है। क्या तू मुझे समझा सकती है ये रात इतनी लंबी कैसे होने वाली है? क्योंकि ये काम प्रगति का है और वहां प्रगति को ले जाने की फिक्र में तुम सारी रात नहीं सोओगे। सोचते सोचते सारी रात गुजर जाएगी
इसीलिए रात पर रहम करो और आज ही चले जाओ। बड़े भाई का मजाक उड़ा रही है? भैया 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 पूरी बात तो सुनो। सुना। कल की मुलाकात एक यादगार और हसीन मुलाकात होने वाली है और कल का दिन इतिहास में सुनहरे पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि श्री राजेश कुमार प्रगति को लेकर मोदी साहब के यहाँ जा रहे हैं। वाह 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 वाह। रूपा की बची तैर। समाचार समाप्त हुए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ रूपा, सच कहा तूने। आज की रात वाकई बहुत लंबी होने वाली है। विनोद, तुम इतना टेंस क्यों हो? बाबूजी, प्रगति की फैक्ट्री नहीं बननी चाहिए। अगर उसकी फैक्ट्री बन गई तो मेरे सामने एक ही रास्ता रहेगा और वो है आत्महत्या। विनोद, प्रगति की फैक्ट्री नहीं बनेगी, इसकी चिंता तुम मत करो। इस बार मैंने ऐसा जाल बुना है कि आत्महत्या करने की नौबत तुम्हारी नहीं, आत्महत्या प्रगति करेगी। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते, आइए। सर, मुझे अधिकारी साहब ने भेजा है आपके पास। धर्मेश त्रिपाठी नाम है आपका? जी हाँ। मगर सर, आपको कैसे मालूम हुआ? त्रिपाठी साहब, मिस्टर अधिकारी ने हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। थैंक यू सर। आप उनके ऑफिस में काम करते हैं? जी सर। मगर वहां आपकी जॉब टेम्परेरी है? जी हाँ सर। त्रिपाठी साहब, यहां जो जॉब होगी वो परमानेंट होगी। अकाउंट जानते हैं आप? सर, एमकॉम किया है मैंने। बहुत अच्छे। त्रिपाठी साहब, हमने ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खोला है, हमने रुपए कमाने के लिए नहीं खोला। हम फाइनेंस उन लोगों के लिए करते हैं जिनमें कुछ करने का हौसला है, जिनकी वजह से गरीब और बेरोजगारों को रोजगार मिले। हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस है महिलाएं, समाज की गरीब और पिछड़ी हुई महिलाएं जो बेसहारा हैं, जिनको सहारे की सख्त जरूरत है। त्रिपाठी साहब, हम नहीं चाहते हैं कि इस काम के लिए लोग हमारे पास आए। हम ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो ये नेक काम करना चाहते हैं, समाज में औरतों का उद्धार करना चाहते हैं। इसीलिए त्रिपाठी साहब, हमने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम रखा है, बैंक से 6% कम। मगर शर्त यह है कि यह पैसा जरूरतमंद औरतों को मिले। ठाकुर साहब, इरादे बड़े नेक हैं आपके। सच पूछा जाए तो बड़े धर्म का काम कर रहे हैं आप। त्रिपाठी साहब, हम काम तो धर्म ही का करना चाहते हैं और इसके लिए अच्छे लोग मिलना चाहिए, वरना आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे देखकर तो डर ही लगने लगा है। त्रिपाठी साहब, सच पूछे तो हमें अच्छे लोगों की तलाश रहती है। त्रिपाठी साहब, इस तलाश में हमें एक पार्टी के बारे में मालूम हुआ है। उस महिला का नाम है, हाँ, वो प्रगति। वो एक फैक्ट्री बनाना चाहती है और जिसके लिए उसे लोन की जरूरत है। हम चाहते हैं कि इसके लिए हम उसे फाइनेंस करें। सर, मैं आपका बड़ा एहसानमंद रहूंगा अगर आप मुझे शुभ कार्य में शामिल कर लें। त्रिपाठी साहब, हमें अधिकारी साहब ने आपके बारे में बताया है। आज से आप अपने आप को इस कंपनी का एक हिस्सा ही समझिए। सर, मैं पूरी लगन, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करूंगा आपके पास। भाई, कल से क्यों, आज से ही शुरू करें।
बल्कि अभी से। थैंक यू सर। हम चाहते हैं कि सबसे पहले तुम प्रगति क्रिएशन वालों को कांटेक्ट करो। हम उन्हें भी इस काम में शामिल करना चाहते हैं। सर मैं जाकर मिलूंगा प्रगति क्रिएशन वालों से। प्रगति क्रिएशन की ओनर खुद प्रगति है। और एक बात का याद रहे, हम सस्ती पब्लिसिटी नहीं चाहते हैं। ये काम जो हम कर रहे हैं ये सेवा भाव से कर रहे हैं, भगवान के नाम से कर रहे हैं। मैं समझता हूं सर। विनोद। जी बाबू। त्रिपाठी साहब, ये है कंपनी का एग्रीमेंट। इसे अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें और काम शुरू कर दें। आपका पहला असाइनमेंट है प्रगति। ठाकुर साहब मैं आज ही जाकर उस महिला से मिलूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। मुझे आपसे यही उम्मीद है। थैंक यू सर। अब इजाजत दीजिए। त्रिपाठी साहब, ये आपकी पेशगी। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बाय सर। बाय।